हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग सदिशों के बारे में कुछ तथ्य और देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि भौतिक राशियों को हम अदिश राशियों में और सदिश राशियों में बांट सकते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको पूरी तरह व्यक्त करने के लिए उस राशि का परिमाण चाहिए, आंकिक मान चाहिए, दिशा भी व्यक्त साथ में लगी हुई होती है। और सदिश राशियों को जब आप जोड़ते हो तो वो जोड़ के सामान्य बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती हैं, वेक्टर योग के नियम का पालन करती हैं। सदिशों के योग नियम का पालन करती हैं, अर्थात उनके बीच का कोण बदलने पर परिणामी का मान बदल जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पिछले ही वीडियो में कि कैसे सदिशों को हम लोग निरूपित करते हैं एक तीर के द्वारा। आज हम लोग सदिशों से संबंधित कुछ और तथ्य देखेंगे। तो अभी शुरुआत में पहले देखते हैं सदिशों का वर्गीकरण। कोई एक ऐसा नहीं है कि जो प्रकार हमने कहा है यही एक आधार है, कई प्रकार से आप वर्गीकृत कर सकते हो। मुख्य रूप से हमने दो आधार लिए हैं, तो एक बार देखते हैं। तो सदिशों से संबंधित कुछ तथ्य और परिभाषाएं आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं सदिशों के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए, ए और बी करके दो भाग हैं। एक मतलब एक आधार पर तो हम बांट सकते हैं कि एक प्रकार के सदिश ध्रुवीय सदिश या रैखिक सदिश होते हैं और दूसरे अक्षीय सदिश होते हैं। वहीं दूसरे आधार पर हम लोग कहें ए और बी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये वर्गीकरण का एक आधार है, ये वर्गीकरण का दूसरा आधार है। अब इस एक आधार में ध्रुवीय सदिश या रेखीय सदिश क्या है, जैसे ध्यान दीजिए, सरल स्थिति में हम लोगों ने जो कहा था ना कि किसी वेक्टर को हम लोग इस तरह व्यक्त करते हैं कि ये एक प्रारंभिक बिंदु है, या इसकी पूंछ है, टेल है, ये हेड है यानी शीर्ष है। इस वेक्टर की लंबाई इस सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करेगी। तीर की दिशा उस वेक्टर के दिशा को व्यक्त करेगी सदिश राशि की। तो इस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं ध्रुवीय रेखीय सदिशों को, जो किसी एक रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, ये सब आपके रेखीय सदिश के उदाहरण हैं। अक्षीय सदिश में क्या है, अक्षीय सदिश में घूर्णन वाला प्रभाव होता है, जैसे कोणीय संवेग, कोणीय वेग। इस तरह के हम लोग जब राशियों की बात करते हैं जिनमें घूर्णन के प्रभाव की बात करते हैं, और आमतौर पर किसी एक घूर्णन तल के लंबवत दिशा में हमारी सदिश की दिशा होती है, तो घूर्णी प्रभाव व्यक्त करने वाले सदिशों को हम अक्षीय सदिश कहते हैं। और ये प्रायः उस तल के लंबवत गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश इनकी दिशा होती है। तो ये रेखीय सदिश एक निश्चित रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, अक्षीय सदिश एक प्रकार के घूर्णी प्रभाव को व्यक्त करते हैं। तो ये वर्गीकरण का एक आधार है। दूसरा आधार है जिस पर हम लोग कहते हैं कि कुछ सदिशों को हम मुक्त सदिश कहेंगे और कुछ सदिशों को स्थानगत सदिश या स्थानगत सदिश कहेंगे। मुक्त सदिश का मतलब फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब ऐसे सदिश जिनका स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित आप रखना अनिवार्य नहीं है, और जिन सदिशों को आप उनकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कहा कि एक सदिश ये ऐसे था, फिर आपने कहा कि अच्छा इसी सदिश को अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ें तो इससे भी व्यक्त कर सकते हैं, या इसके समांतर हम इस तरह से विस्थापित कर सकते हैं, या इस तरह से विस्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखना, दिशा मत बदलना, दिशा इसकी भी यही, इसकी भी यही, इसकी भी यही, और परिमाण अगर सबका समान है। और अगर ये मुक्त सदिश होता तो फिर ये सब इस रूप में हम व्यक्त कर सकते थे। मुक्त सदिश यानी फ्री वेक्टर, जिसमें हमारा कोई निश्चित इनिशियल पॉइंट नहीं होता, प्रारंभिक बिंदु नहीं होता। पूंछ का यानी पुच्छ का यानी प्रारंभिक बिंदु का निश्चित होना अनिवार्य, फिक्स होना अनिवार्य नहीं है। तो जिन सदिशों को हम इस तरह से विस्थापित कर सकते हैं उस सदिश की दिशा में, उस सदिश के समांतर, तो जिन उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हैं, तो ऐसे सदिश मुक्त सदिश हैं। स्थानगत सदिश क्या हैं, जिनमें हम निश्चित कर देते हैं कि नहीं, हम जो एक सदिश है उसके अलावा दूसरी जगह नहीं जाएंगे, विस्थापित नहीं करेंगे, ना उस दिशा में आगे कहीं जाएंगे और ना उसके समांतर विस्थापित करेंगे। अगर जैसे एक राशि हम लोगों ने पढ़ी है बलाघूर्ण, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। यहाँ पर हम लोग क्या कहते थे, मान लो कोई वस्तु है, उस पर हमने इस प्रकार से बल लगाया है कि बल की क्रिया रेखा घूर्णन अक्ष से भिन्न है, और वो अगर घूर्णी प्रभाव, तब हम लोग गणना कैसे करते थे, ये यहाँ से हम लोग ऐसे कह लेते थे कि अगर दोनों के बीच में थीटा कोण है तो परिमाण उसका
तो यहाँ पर क्या है, बल की क्रिया रेखा महत्वपूर्ण है। क्यों? बल की क्रिया रेखा से और घूर्णन अक्ष के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमें लेना है। और अगर आप बल की क्रिया रेखा विस्थापित कर दोगे, उसके समांतर विस्थापित करके मान लो आप घूर्णन अक्ष के नज़दीक पहुँच गए, तो आर का मान बदल सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास आज़ादी नहीं है बदलने की। तो ऐसे सदिश जिनमें हम सदिशों को एक दिए गए मान, मतलब सदिश का जब एक रूप में हमने निरूपित किया तो उसकी दिशा में या उसके समांतर दिशा में, जिनकी क्रिया रेखा को ध्यान रखते हुए समांतर दिशा में हम विस्थापित नहीं कर सकते हैं, वैसे सदिश स्थानगत सदिश होते हैं। और जैसे मान लो किसी आप मूल बिंदु आपने निश्चित कर दिया, ठीक, ये मूल बिंदु है और इस बिंदु P को कहा कि इसका हमें स्थिति सदिश बताना है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। मान लो इस बिंदु के निर्देशांक x y हैं, ठीक। अब आगे एक अंक सदिश हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, इसका इस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या होगा, ये, इसको मिलाने वाली ये वेक्टर। अच्छा, आप कहो कि हम इसको विस्थापित कर सकते हैं इसकी दिशा में, तो आप कहोगे नहीं नहीं, हम इसको विस्थापित करके यहाँ से और यहाँ के बीच में ले रहे हैं, ये वाला। मतलब एक बार आपने कहा कि मान लो पहले ओरिजिनली ये मान मिला था, दोबारा आपने कहा कि अगर हम विस्थापित कर सकते होते, देखो दोनों की क्रिया रेखाएं समांतर, परिमाण बराबर, लेकिन ये दोनों समान नहीं हैं। क्यों? यहाँ मूल बिंदु जब हमने लिया था तो इस बिंदु का स्थित सदिश और यहाँ ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ये उसका स्थित सदिश हो जाएगा, समान नहीं रहेगा। देखने में आपको लगेगा कि सदिश का परिमाण समान है, समांतर विस्थापित किए हैं, पर बात अलग हो गई है। यहाँ आप नए बिंदु पर पहुँच गए हो, तो इस रूप में आप कहो तो फिर विस्थापन स्थानगत सदिश है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, जिसमें आपको पुच्छ को, स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स रखना है। तो ठीक है, अभी बिना ज़्यादा लंबी कहानी में गए हम लोग एक एक लाइन में फिर से ध्यान दे लेते हैं। सदिशों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम दो आधार देखते हैं। एक आधार पर हम सदिशों को ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश के रूप में बांट सकते हैं। ध्रुवीय सदिश या रेखीय सदिश वे सदिश होते हैं जो एक सरल रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं और प्रायः उन्हें हम तीर के द्वारा इस तरह से व्यक्त करते हैं। अक्षीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश राशियां जिनमें घूर्णन वाला प्रभाव होता है, वे अक्षीय सदिश होते हैं। तो ये एक आधार था, रेखीय सदिश और अक्षीय सदिश। दूसरा एक आधार सदिशों के वर्गीकरण का है मुक्त सदिश और स्थानगत सदिश। मुक्त सदिश क्या हैं? मुक्त सदिश ऐसे सदिश हैं जिनमें आप सदिश को उसके एक रूप में जब आपने निरूपित किया है तो उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित कर सकते हो। ऐसा करने पर उस सदिश का मान नहीं बदलेगा। तो ऐसे ये मुक्त सदिश है, फ्री वेक्टर्स हैं कि फ्री हैं, उनको आप जो उनकी निश्चित क्रिया रेखा है, ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से विस्थापित कर सकते हो कि एक बार आपने कहा कि अच्छा ये वेक्टर ए आपका मुक्त सदिश है, तो आपने कहा अच्छा विस्थापित करना है, हम इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये दोनों समांतर नहीं है ना, तो क्रिया रेखाएं समांतर रहें, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल क्रिया रेखा समांतर रखते हुए जिन सदिशों को हम विस्थापित कर सकते हैं, यानी जिनमें प्रारंभिक बिंदु टेल फिक्स नहीं होती है, वो मुक्त सदिश होते हैं। और इसका उल्टा स्थानगत सदिश या स्थानगत सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर, स्पेलिंग में कहीं कहीं यस रहता है, कहीं कहीं जेड रहता है, तो ठीक है, दोनों प्रयोग में आते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर्स में क्या है? ऐसे सदिश हैं जिनको आप सदिश को एक बार जिस रूप में आपने निरूपित किया उसकी क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो मान बदल जाएगा, प्रभाव बदल जाएगा। तो मुख्य रूप से ये आधार। इसके बाद इसको ठीक है, सुन लिया है हम लोगों ने 2-3 बार, तो लिखते नहीं हैं। अब आगे आते हैं इसके बाद सदिशों से संबंधित कुछ और बातों पर। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। हम लोगों ने अभी जो सदिशों के प्रकार की बात कही थी, वर्गीकरण की ही बात की थी। देखिए उसमें क्या था, एक आधार पर हमने कहा था ध्रुवीय या रेखीय सदिश और अक्षीय सदिश। तो ध्रुवीय सदिश क्या है? ये ये सदिश किसी रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग आदि। ये सभी ध्रुवीय रेखीय सदिशों के उदाहरण हैं। अक्षीय सदिश क्या है? एक्सियल वेक्टर्स। ये सदिश घूर्णन के प्रभाव को व्यक्त करते हैं तथा इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अनुदिश में दो संभव दिशाएं हैं। मान लो ये घूर्णन अक्ष है तो या तो इसमें इधर ऊपर की ओर होगी या उसी अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर होगी।
जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण आदि। तो ये एक आधार था। दूसरा आधार वर्गीकरण का है जिसमें हम मुक्त सदिश और स्थानगत सदिश कहते हैं। तो मुक्त सदिश या फ्री वेक्टर्स क्या हैं? इन सदिशों की स्थिति, मतलब आप स्थिति में प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति कुछ भी कह सकते हो, एक बदलोगे तो दूसरा भी बदल जाएगा। तो स्थिति या क्रिया रेखा महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण नहीं होने का मतलब यह है कि आप उसको विस्थापित कर सकते हो। एक बार सदिश जिस रूप में दिया है आप उसके समांतर विस्थापित करो तो सदिश का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इन सदिशों को क्रिया रेखा के समांतर विस्थापित करने पर सदिश अपरिवर्तित रहता है। जैसे कोई वस्तु अगर एक सरल रेखा में स्थानांतरीय गति कर रही हो, मान लो वस्तु है तो उसे हम कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब अलग अलग कणों के आप वेग देखो, एक कण यहाँ जा रहा है, दूसरा थोड़ा उसके पीछे है लेकिन वो इधर जा रहा है। तो कुल मिला के सारे, जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु थी, ठीक, इस दिशा में ये v वेग से गति कर रही थी। अब यहाँ वाले कण का वेग कहो, चाहे यहाँ वाले कण का वेग कहो, चाहे यहाँ वाले कण का कहो, ये भी v होगा, ये भी v होगा, ये भी v होगा। ध्यान दीजिएगा सबकी दिशाएं समांतर हैं, परिमाण समान है, लेकिन क्रिया जगह बदल गई है। ऐसा नहीं कि इसका प्रारंभिक बिंदु और इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। तो इस स्थिति में विभिन्न कणों के जो वेग होंगे वो उदाहरण होंगे हमारे मुक्त सदिश के। ठीक। दूसरा स्थानगत सदिश। इन सदिशों में स्थिति या क्रिया रेखा परिवर्तित करने पर सदिश भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे पिछले में हमने कहा था कि आप समांतर विस्थापित करते हो तो मान नहीं बदलेगा सदिश का, तो ये मुक्त सदिश हैं। और जिनमें विस्थापित नहीं कर सकते हो, स्थिति नहीं बदल सकते हो, क्रिया रेखा के समांतर नहीं विस्थापित कर सकते हो, उनकी जो फिक्स जगह है वो महत्वपूर्ण है, जगह आपको नहीं बदलनी है। तो जब फिक्स है, लोकलाइज्ड है, उनकी लोकेशन फिक्स है, तो ऐसे वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर्स या स्थानगत सदिश होते हैं। जैसे मान लो कोई बिंदु है, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु का किसी खास समय पर हम जब स्थित सदिश बता रहे हों तो वह हमारा स्थानगत सदिश का उदाहरण है। क्यों? अगर आप प्रारंभिक बिंदु बदल दोगे तो आपका स्थित सदिश बदल जाएगा। बस इतना ही। ठीक। अब बाकी कुछ और बातें देखते हैं आगे। अभी जैसे वेक्टरों का एक प्रकार देखते हैं सप्रारंभिक वेक्टर, सप्रारंभिक सदिश यानी को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु एक समान हो, एक ही जगह से शुरू होते हैं, उनको हम लोग सप्रारंभिक सदिश कहते हैं। आप नाम पर गौर करो। और ऐसे सदिशों के लिए अगर हमें कोण निकालना हो तो देखेंगे कि उनके बीच जो छोटा वाला कोण बन रहा हो। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक सदिश आपका ये दिया हुआ है, ए वेक्टर है, दूसरा एक सदिश आपका दिया हुआ है, बी वेक्टर है। ठीक। ए और बी के बीच का कोण अगर आपको बताना हो, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए भी यहीं से शुरू हो रहा है, ये वेक्टर बी भी यहीं से शुरू हो रहा है, ये, इन दोनों के बीच का कोण निकालना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम कहेंगे कि इनके बीच का झुकाव ये वाला कोण है, दूसरा हम कह सकते हैं कि इनके बीच ये वाला कोण है। पर ध्यान दीजिएगा, हमें छोटा वाला कोण लेना है और इस तरह कि थीटा का मान 0 से तो बड़ा हो, बराबर हो सकता है 0 के, या और पाई से छोटा हो या पाई के बराबर हो सकता है, यानी 0 से पाई रेडियन के बीच हो या 0 से 180 अंश के बीच में हो। तो यहाँ ध्यान देना, छोटा वाला कोण ये वाला है तो हमें ये कोण लेना है। ठीक। मान लो अगर इस रूप में ना हो करके अगर वेक्टर हमारा इस रूप में दिया होता कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण आप निकालिए, तो कैसे करेंगे? अभी हम ये मान लें कि इस वेक्टर को हम मुक्त वेक्टर मान लें कि इसको हम इसके समांतर विस्थापित कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से विस्थापित कर लो, इस वाले वेक्टर को विस्थापित करके आप यहाँ ले आओ, क्योंकि वेक्टरों के बीच कोण निकालने के लिए हमें उनके प्रारंभिक बिंदु को समान करना होगा। फिर उस प्रारंभिक बिंदु पर हम देखेंगे कि कितना कोण बन रहा है और कोण कौन सा, कम वाला। तो यहाँ पर बी वेक्टर को हमने इसके समांतर विस्थापित कर लिया इस तरह। अब ए और बी के बीच जो छोटा वाला कोण है ये हमारा थीटा होगा। ठीक। अच्छा, इसी में एक अलग स्थिति और देखते हैं। मान लो एक वेक्टर हमारा इस तरह से दिया हुआ है। ठीक। ये वेक्टर ए है मान लो, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा मान लो इसमें ऐसे इस रूप में अगर दिया हुआ है और इनके बीच का कोण निकालना है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये था कि ऐसे देख सकते थे, दूसरा तरीका ये कर सकते हैं
कि यहाँ पर हमने कहा था ना, जैसे इस वाले सदिश को विस्थापित करके यहाँ ले आएंगे या इस वाले सदिश को यहाँ विस्थापित करके ले जा सकते हैं। इसी में अभी जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। मान लो हमारा ये ऐसे दिया हुआ हो कि ये आपका मान लो वेक्टर P है, ये आपका वेक्टर Q है, और P और Q वेक्टर के बीच का कोण बताइए। ध्यान रखना, यहाँ आप छोटी वाली दिशा के चक्कर में ये वाला कोण मत बता देना। क्यों? अगर इस कोण को आप कहते हो, कैसे हम इस कोण को कह सकते हैं? क्या इन दोनों सदिशों के प्रारंभिक बिंदु एक समान हैं? नहीं। अगर नहीं है तो ये वाले कोण को हम P और Q के बीच का कोण नहीं कह सकते। फिर क्या करेंगे? ये वेक्टर P था, ये वेक्टर Q था हमारे पास। पहले तो इसको हमें बनाना है सहप्रारंभिक वेक्टर। सहप्रारंभिक वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको विस्थापित करके यहाँ लेके चले आएँ, या P वेक्टर को इसके, ये भी समांतर ही है, उसी रेखा में आगे विस्थापित करें। तो चाहे हम इसको इधर ले आते, चाहे इसको इधर ले आते। अब यहाँ भी अगर ले आते तो ये सहप्रारंभिक बिंदु होता, और Q वेक्टर को अगर इधर विस्थापित करके ले जाते तो ये सहप्रारंभिक बिंदु होता। और फिर आप देख लेते कि P और Q के बीच का कोण ये थीटा है, या P अगर यहाँ है तो P और Q के बीच का कोण ये थीटा है। तो मुख्य रूप से दो सदिशों के बीच जब हमें कोण निकालना होगा तो हम पहले दोनों वेक्टरों को सहप्रारंभिक वेक्टर बनाएंगे। ऐसी जगह से खींचेंगे कि दोनों वेक्टर एक ही जगह से प्रारंभ हो रहे हों। उस सहप्रारंभिक वाले बिंदु पर हम देखेंगे कि दोनों वेक्टरों के बीच कम झुकाव किधर से बन रहा है, यानी 180 अंश से ज़्यादा कोण ना बने, तो वो हमारा होगा उन दो सदिशों के बीच का कोण। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक से होते हैं समतलीय सदिश। आप नाम पर गौर करो, समतलीय का मतलब ऐसे सदिश जो एक समतल में लिए जा सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। और इसी तरह होते हैं संरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश, जो एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो एक एक लाइन इन दोनों के बारे में भी लिख लेते हैं। अब हम लोग दो नाम और देखते हैं। एक तो है समतलीय सदिश या द्विमीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स या टू डायमेंशनल वेक्टर्स। कोप्लेनर क्या है? ऐसे सदिश जो एक ही समतल में स्थित होते हैं, उन सदिशों को हम लोग समतलीय सदिश कहते हैं। यानी एक से अधिक जितने भी सदिश हों जिन्हें हम एक समतल में खींच सकते हों, वे समतलीय सदिश होंगे। जैसे इस बोर्ड के तल को हम अगर एक समतल मान लें कि ये एक समतल है, अब इसी तल में हमने एक सदिश ये खींचा, दूसरा सदिश ये खींचा, तीसरा सदिश ये खींचा। ध्यान दीजिए, ये सभी सदिश हमारे इस बोर्ड के तल में हैं, तो ये सभी एक समतलीय सदिश हैं, ठीक। दूसरा है समरैखिक सदिश या संरेखी सदिश या संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ऐसे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा में हैं, या एक ही रेखा के अनुदिश हैं, या परस्पर समांतर हैं, या परस्पर प्रति समांतर हैं। समांतर का मतलब उसी दिशा में, प्रति समांतर का मतलब समांतर तो हैं पर दिशा विपरीत है। तो ऐसे सदिश हमारे संरेखी सदिश कहलाते हैं। तो एक सरल रेखा अथवा समांतर रेखाओं के अनुदिश कार्यरत सदिश संरेखी सदिश कहलाते हैं। और ऐसे सदिशों के, संरेखी सदिशों के मध्य का कोण या तो 0 अंश होता है या 180 अंश होता है। जैसे मान लो आपने खींचा कि एक वेक्टर ए है, ठीक। अब इसी की क्रिया रेखा को आप आगे बढ़ाइए, कोई दूसरा वेक्टर आपने बी खींचा और इसी रेखा पर है, इसी की क्रिया रेखा पर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों संरेखी सदिश हैं। या अगर ए वेक्टर हमारा ये था, बी वेक्टर हमने इसके समांतर ऐसे खींच लिया, तो भी ये संरेखी सदिश का ही उदाहरण है, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। और अगर ये मुक्त सदिश था तो इसको हम विस्थापित करके इधर ला सकते थे। यहाँ चाहे आप इस स्थिति में कहो चाहे इस स्थिति में कहो, यहाँ थीटा बराबर 0 अंश। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर P ऐसे था और दूसरा एक वेक्टर Q ऐसे था, मान लो, ठीक। दिशा इसकी विपरीत है, समांतर है पर दिशा विपरीत है, तो यहाँ बीच का कोण कितना होगा? 180 अंश होगा, है ना। तो या इसी तरह मान लो एक वेक्टर आपका R यहाँ ऐसे था, ये, और यहीं से हमने खींचा एक दूसरा S वेक्टर ऐसे, ये ऐसा प्रारंभिक बिंदु है। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 180 अंश है। और ये कैसे हैं? संरेखी सदिश है, क्योंकि ये एक ही रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। तो ये दो हो गए समतलीय सदिश और संरेखी सदिश। फिर इसी तरह से हम लोग दो नाम और देख लेते हैं, बाकी इसी तरह मिलते जुलते कई नाम हैं, तो हम लोग फिर आगे बाद में देखेंगे। दो तीन नाम देखते हैं। एक जैसे समान सदिश। समान सदिश का मतलब जो एक दूसरे के समान हो। अब सदिशों की जब आप समानता की बात कर रहे हो तो परिमाण भी समान हो और दिशाएं भी समान हो, तो वैसे सदिश हम समान सदिश कहलाएंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर ये ए है और कोई एक दूसरा वेक्टर बी है, उसका परिमाण भी इतना ही है
और दिशा भी वही है, तो इसका मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर ये समान सदिश है। विपरीत सदिश क्या है? क्रिया रेखाएं समांतर तो हों पर दिशा विपरीत हो, और बाई चांस परिमाण भी समान है, ज़्यादातर हम लोग परिमाण भी कह लेते हैं कि परिमाण समान और दिशा विपरीत हों, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर ये एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं। और एक इसी तरह होता है शून्य सदिश। शून्य सदिश आप ऐसे चाहे समझ लो कि दो विपरीत सदिशों का जोड़, मान लो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का अगर आप जोड़ करो तो आएगा शून्य वेक्टर। अब ठीक है, वेक्टर में वैसे तो दिशा होती है और एक बिंदु की दिशा निश्चित होती नहीं है। फिलहाल एक ऐसी सदिश राशि, मतलब दो सदिशों का आप गुणा कर रहे हो या जोड़ घटाना कर रहे हो और उत्तर अगर आपका शून्य है तो हम उसको शून्य न कह करके शून्य सदिश कहते हैं। तो एक एक लाइन इन तीनों के बारे में लिख लेते हैं, समान सदिश, विपरीत सदिश और शून्य सदिश। अब हम लोग आते हैं सदिशों की समता पर या समान सदिशों पर। सदिशों की समता का मतलब जब सदिश समान हो। सदिश समान होने का मतलब उनके परिमाण और दिशाएं दोनों समान हो। तो यदि विभिन्न सदिशों के परिमाण व दिशाएं समान हो तो वे समान सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर आपने कहा ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, तीसरा वेक्टर ये सी है, और इन सभी के अगर परिमाण समान है और दिशाएं भी समान है तो इसका मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर ये सदिशों की समता है। ठीक, ये समान सदिश है। फिर उसी तरह विपरीत सदिश पे आ जाते हैं, और ध्यान देना समान सदिश में एक दूसरे के या तो समांतर होते हैं या संरेखीय होते हैं, मतलब शून्यांश या शून्यांश होगा। और विपरीत सदिश में क्या है? ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो एक सदिश आपका ये है और इधर आप व्यक्त कर रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर ना, तो ये माइनस ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का विपरीत सदिश है। तो विपरीत सदिश में समान परिमाण के तो होते हैं पर दिशाएं विपरीत होती हैं। शून्य सदिश क्या होते हैं? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। तो शून्य परिमाण वाले सदिश को शून्य सदिश कहते हैं। इसे शून्य लिख करके ऊपर तीर लगा करके व्यक्त करते हैं। और कई तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी हम सदिश राशि की बात कर रहे हों और परिमाण उसका शून्य हो तो फिर हम कहेंगे कि वह शून्य सदिश है। जैसे मान लो कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है और कि नियत वेग से एक सरल रेखा में गतिमान है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका त्वरण सदिश कितना होगा ए वेक्टर, तो जब वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब त्वरण शून्य है, तो हम त्वरण शून्य न कह करके कहेंगे कि त्वरण शून्य सदिश है, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है। फिर अगर आप दो विपरीत सदिशों का योग करो, जैसे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का अगर योग करते हो तो शून्य सदिश प्राप्त होगा। या दो समान सदिशों को आप अगर घटाते हो, ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटा रहे हो तो भी शून्य वेक्टर मिलेगा। तो अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शेष सदिशों से संबंधित कुछ और बातें हैं, जैसे मुख्य रूप से एकांक सदिश हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे विस्थापन सदिश और स्थित सदिश के बारे में, और एकांक सदिश पर हम लोग कुछ ज़्यादा समय देंगे क्योंकि उस पर प्रश्नों में ज़रूरत पड़ती है। फिर एकांक सदिश में लंबकोणीय के एकांक सदिश, तो अगले टॉपिक के हमारे ये भाग होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।